Hello wonderful people, how are you? So बहुत सारे रिएक्शंस आए और क्वेश्चंस के जो क्वेश्चन मैंने पूछा था आप लोगों से कि क्या टॉपिक रखें, उस पर बहुत सारे डॉक्टर्स ने अपनी अपनी राय दी है। व्हाट्सएप के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, ट्विटर के थ्रू, और हमने कुछ टॉपिक्स सोचे हैं कि बात करेंगे। क्योंकि हम ये लाइव बहुत लंबा नहीं रखते, रीज़न बीइंग क्योंकि हम रिकॉर्डेड सेशन भी डालते हैं हर प्लेटफॉर्म पे, तो हम नहीं चाहते कि बहुत लंबा हो, जिसकी वजह से बहुत लोग बीच में पूरा ना देख पाएँ। तो इस वजह से टॉपिक्स मैंने थोड़े से कंसाइज कर दिए। और पहले बात कर लेते हैं कि मेरा अपना सेल्फ आज का टॉपिक क्या है, तो उस पर पहले थोड़ा सा बात करते हैं। उसके बाद लोगों के टॉपिक्स, आप लोगों का टॉपिक्स एक एक करके मैं बताऊंगा। और बीच में कोई अगर अपना टॉपिक डालना चाहे, क्वेश्चन पूछना चाहे, इंक्लूड होना चाहे लाइव में, कुछ बात करना चाहे, कर सकता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मेरा टॉपिक आज का ये है कि एक सर्टेन टाइम पीरियड आता है क्लिनिक में जब क्लिनिक की ग्रोथ होनी शुरू होती है, राइट। वो सर्टेन टाइम पीरियड एक सर्टेन टाइम के बाद आता है, किसी का 1 साल में, किसी का 2 साल में, किसी का 3 साल में, राइट। अब जब ये पीरियड आता है, उस बीच में पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है। और उस बीच में जब तक आपके पास पेशेंट नहीं आ रहे हैं, जब तक आपका बहुत ज़्यादा ओपीडी नहीं है, अपने ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जो लोग इस टाइम पे टाइम वेस्ट कर देते हैं और अपने ऊपर काम नहीं करते, कोर्सेज नहीं करते, आई कैन अंडरस्टैंड कि बहुत ज़्यादा कमाई नहीं हो रही है तो कोर्सेज कैसे करें, बट फ्री नॉलेज भी बहुत है यूट्यूब वगैरह पे, उसको गेन नहीं करते, तो उससे उनका बहुत बड़ा टाइम वेस्ट, बहुत बड़ा नुकसान होता है, जिसमें वो काफ़ी लैग कर जाते हैं। तो एक तो ये गलती नहीं करनी है जिनको अपना क्लिनिक प्रैक्टिस शुरू करनी है, या अभी वो ऐसे फेज़ में जिसमें ग्रोथ धीरे धीरे हो रही है, चेन बन रही है पेशेंट्स की, 1 से 2 साल प्रैक्टिस को हुआ है। अच्छा, जो ऑलरेडी प्रैक्टिशनर ऐसे हैं जो ऑलरेडी 5-10 साल की प्रैक्टिस में आ चुके हैं, उनके साथ भी ऐसा होता है कि एक सर्टेन पीरियड आता है एरियाज़ के हिसाब से, इकोनॉमी के हिसाब से, कि पेशेंट कम हो जाते हैं। जैसे कि नवरात्रों में हिंदू एरियाज़ में कम हो जाते हैं, और रमज़ान के दौरान मुस्लिम एरियाज़ में कम हो जाते हैं, और इकोनॉमी डाउन हो तो कम हो जाते हैं। बहुत सारे रीज़न होते हैं। जैसे सावन के टाइम पे मैं देख रहा हूँ कि पेशेंट्स थोड़े से कम हो गए हमारे एरिया में। तो अब जब काम करते रहते हैं ना, तो 1 महीना 2 महीना गुजर जाते हैं, हमें नहीं पता लगता। पर जब 1 हफ्ता भी क्लिनिक पे पेशेंट्स की थोड़ा आवाजाही कम रहे, तो आपको बहुत फील होती है चीज़। तो उस दौरान डिसहार्टन नहीं होना, उस दौरान खुद को डाउटफुल नज़रों से नहीं देखना। हाँ, बिल्कुल आपको एनालाइज हर चीज़ करनी है। इसी वजह से बहुत ज़रूरी है कि आप जब ग्रोथ कर रहे हैं तब भी एनालाइज करें, और जब ग्रोथ नहीं कर रहे हैं तब भी एनालाइज करें। दैट मीन्स हर दिन का हिसाब लिखना सिंपल लैंग्वेज में बहुत ज़रूरी है, कि आपने कितना कमाया और कितना आपने खर्च कर दिया और किस चीज़ पे खर्च कर दिया, ये बहुत ज़रूरी है, राइट। या अगर 2 पार्टनर्स हैं, या हस्बैंड वाइफ क्लिनिक चला रहे हैं, या जो भी तरीके के पार्टनर्स हैं, उसमें किसने कितना कमाया और कितना क्लिनिक की ग्रोथ में चला गया, और कितना हमने किसी और चीज़ पे खर्च कर दिया। क्यों ये ज़रूरी होता है? क्योंकि जब हमने देखा है कि अगर हम मेजर करके चीज़ों को एनालाइज करके लिखते हैं तो ग्रोथ ज़्यादा होती है। जैसे कि जब से मैंने और मेरी वाइफ ने शुरू किया कि हम लिखें कि भाई कितना हमने 1, 1.5, 2 जितना भी कमाया पर मंथ, तो जब हम लिखते हैं उसको, तो हमें पता होता है कि ओके, इस केस से इतना है, इस केस से इतना है, इस केस से इतना है, ये यूएस रिटर्न पेशेंट थे, ये वाले पेशेंट थे, वो वाले पेशेंट थे। तो हमें पता होता है, उसके साथ ये भी पता होता है कि कहाँ हमने ज़्यादा वेस्टेज कर दी, कहाँ शॉपिंग मना करी जा सकती थी, कहाँ की किसी दिन, कौन से दिन बाहर से खाना नहीं मंगाया जा सकता था। तो उससे आप नेक्स्ट मंथ के लिए और ज़्यादा मोटिवेटेड रहते हैं कि ठीक है, इस मंथ 1-1.5 गया था, अगले मंथ हम जो किसी भी तरह खुद को कंट्रोल करके 2 लाख तक लेके जाएंगे। ठीक है, तो उस टाइम को अगर आपको मोटिवेटेड रहना है, जिस टाइम पे पेशेंट कम है, तो बहुत ज़रूरी है कि आपके पास जिस टाइम पे पेशेंट थे उस टाइम के एनालाइजेशंस हों, आपके पास रिकॉर्ड्स हों, ताकि आप देख के इंस्पायर हो सकें कि ओके, आज जो है पेशेंट्स मेरे पास इतने कम हैं, कोई बात नहीं, पर लास्ट मंथ ही काफ़ी ज़्यादा थे, कोई बात नहीं, ये मंथ ऐसा चल रहा है, नो वरीज। और उस दौरान ग्रोथ ज़रूर करते रहिए। अच्छा, आपकी ग्रोथ तो सेल्फ ग्रोथ होती रहेगी, बट क्लिनिक की ग्रोथ भी ऐसे होना चाहिए कि लगातार होती रहे। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने असिस्टेंट्स को ट्रेन करें, अपनी टीम को ट्रेन करें, अपने एसोसिएट डॉक्टर्स को ट्रेन करें कि वो आपके लिए मार्केटिंग करते रहें। दैट मीन्स उनको आना चाहिए कि एडवर्टाइजमेंट कैसे बनाते हैं, उनको आना चाहिए कि आपके केसेस को रिकॉर्ड करके रखना और उनको अच्छे से मेंशन करके सोशल मीडिया पे पोस्ट कैसे करते हैं, उनको आना चाहिए कि डिज़ाइंस कैसे बनाते हैं,
उनको आना चाहिए कि नीचे लिखते कैसे हैं कि बुक नाउ अपॉइंटमेंट फॉर दिस एंड ऑल। ये सब पे आपकी मेहनत नहीं लगनी चाहिए। जिस टाइम पे आप पेशेंट कर रहे हैं पेशेंट कर रहे हैं, जिस टाइम पे आप पेशेंट नहीं कर रहे हैं उस टाइम पे आप अपने पे काम कर रहे हैं। आपके डेंटल असिस्टेंट, रिसेप्शनिस्ट, एसोसिएट डेंटिस्ट अगर वो करना चाहते हैं तो उनकी मर्ज़ी है। उन लोगों को इस बात की ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, उनको ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से हमें ये सब बनाना है और कैसे पोस्ट करना है। जैसे मेरे टीम में 2 असिस्टेंट आ गए हैं, अब 1 से 2 असिस्टेंट हो गए हैं। तो हमने अब एक असिस्टेंट दूसरे असिस्टेंट को ट्रेन कर रहा है। एक ट्रेंड असिस्टेंट है, एक अनट्रेंड असिस्टेंट है। तो जो अनट्रेंड असिस्टेंट है उसको वो ट्रेन कर रहा है कि कैसे आपको फ़ोटोज़ डालनी है, कैसे आपको मार्केटिंग करनी है, कैसे पेशेंट को बिठाना है, कैसे रूट कनाल का सामान लगाना है, ऑल ऑफ दैट, राइट। तो इसलिए क्लिनिक पे एक्टिविटी रहनी चाहिए। ये नहीं कि आप भी बैठे हो, एसोसिएट डेंटिस्ट भी बैठा हुआ है और आपको भी कोर्स वगैरह करते रहने चाहिए, राइट। अब आते हैं टॉपिक्स पे, आप लोगों के जो जो टॉपिक्स आप लोगों ने बताए थे। तो सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्टर दीपिका का टॉपिक था डेंटल अवेयरनेस इन रूरल एरियाज़। उन्होंने बोला था कि कैसे हम अवेयरनेस बढ़ाएं, जो रूरल एरिया की प्रैक्टिस है उसको किस तरीके से हम सशक्त बनाएं, शक्तिशाली बनाएं, राइट, और रेवेन्यू बेस्ड प्रैक्टिस बनाएं। तो कुछ चीज़ें रूरल एरियाज़ के बाद, इनफैक्ट मैंने एक क्वेश्चन डाला था रिसेंटली कि आपको क्या लगता है कि कहाँ पे प्रैक्टिस में रेवेन्यू ज़्यादा है, रूरल एरिया के प्रैक्टिस में जिसमें मास प्रैक्टिस है, या उस प्रैक्टिस में जिसमें आप एक शहर में बैठे हैं जहाँ पे 10 डेंटिस्ट और बैठे हैं। और ज़्यादातर लोगों ने रूरल एरिया बोला, इसका मतलब कुछ तो वो समझते होंगे रूरल एरिया के बारे में। तो रूरल एरिया के बारे में कुछ चीज़ें समझ लीजिए। वहाँ पे पेशेंट सुविधा के लिए नहीं आता। आपके पास शहर में पेशेंट सुविधा के लिए आता है। इस सुविधा के लिए कि अपने हिसाब से टाइम लेगा, इस सुविधा के लिए कि उसको एसी ऑन मिलेगा, इस सुविधा के लिए कि उसको पानी अच्छा मिलेगा, उसकी इस सुविधा के लिए कि उसको ट्रीटमेंट जल्दी मिलेगा, इस सुविधा के लिए उसको मेडिसिन क्लिनिक से मिल जाएगी, इस सुविधा के लिए कि उसको कंफर्ट मिलेगा, अच्छी लैंग्वेज मिलेगी, अच्छा बात मिलेगी। बट रूरल एरियाज़ में इंसान सिर्फ ट्रीटमेंट कराने आता है, कि इस सुविधा के लिए नहीं आता, ठीक है। तो वो ये नहीं कहता कि मैं वेट नहीं कर सकता, वो ये नहीं कहता कि मैं कल नहीं आ सकता, परसों नहीं आ सकता। तो इसलिए ऐसे एरियाज़ में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ट्रीटमेंट पे सारा फोकस रहे, बहुत ज़्यादा शोशेबाजी पे फोकस की ज़रूरत नहीं होती, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, अवेयरनेस की जहाँ तक बात है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि अवेयरनेस के लिए डेंटिस्ट बहुत बोलते हैं कि इंडिया में डेंटल अवेयरनेस नहीं है, बट हम ही हैं जो सबसे ज़्यादा जानते हैं डेंटिस्ट्री के बारे में, और हम ही अवेयरनेस फैला सकते हैं, राइट। और एक और पॉइंट ये है कि कई लोग इंक्लूडिंग मी कैंप तब लगाते हैं जब उनको लगता है कि वहाँ से वो पेशेंट ल्यूर कर सकते हैं, और कई लोग इंक्लूडिंग मी अगेन तब भी लगाते हैं जब उनको लगता है कि आई वांट टू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी। मेरा अपना मानना है कि मैंने जब कैंप लगाए तो कोई ख़ास इफेक्ट ओपीडी पे नहीं पड़ा, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा हाई फाई एरियाज़ में, सोसाइटीज़ में, या उनको हज़ार रुपये दे के RW मेम्बर्स को और वहाँ सोसाइटीज़ में धूप में बैठा रहा हूँ, इतना मैं ज़्यादा नहीं करता हूँ। इनफैक्ट मैं कोशिश ये करता हूँ कि मुझे अगर कैंप भी लगाना है तो मैं उन लोगों के लिए लगाऊँ जिनके लिए कोई नहीं लगा रहा, ठीक है, जिनके लिए जैसे स्पेशल चाइल्ड है या गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जहाँ सच में उनको अवेयरनेस की ज़रूरत है। सेम रूरल एरिया में भी आ जाता है। वहाँ पे तो देखिए आप लगाएंगे कॉम्पिटिव सोसाइटी के लिए, बट वही सोसाइटी वहाँ पे पेशेंट भी है, तो आपके दोनों काम हो जाते हैं। तो इसलिए स्कूल्स में पेरेंट्स से बात कीजिए, उनको अवेयरनेस तक पहुँचाइए, ठीक है। उनके तक अवेयरनेस पहुँचेगी तो उनके बच्चों तक पहुँचेगी, तो उनके आगे बच्चों तक पहुँचेगी, ठीक है। और रूरल एरियाज़ में हर छोटी चीज़ का पैसा लेना बड़ा ज़रूरी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक अर्बन एरिया में आप क्या करेंगे, कंसल्टेशन लेंगे, ठीक है, एक्स्ट्रा चार्ज और एवरीथिंग यू विल इंक्लूड इन द ट्रीटमेंट, राइट। पहले लगाने के चार्ज तो लेंगे नहीं, यू विल इंक्लूड एवरीथिंग इन द ट्रीटमेंट, और बताएंगे कि ये 4, 5, 6 या जो इतने भी आप रूट कनाल करते हैं इतने की रूट कनाल होगी। कुछ लोग उसमें क्राउन भी इंक्लूड कर देते हैं कि ओके 7, 8, 10,000 तक इंक्लूड करके सारा क्राउन भी होगा, जैसे भी होता है। पर रूरल एरियाज़ में आपको स्मार्टली एक्ट करना पड़ेगा। वहाँ पे आप एक बार में सब कुछ बता देंगे तो पेशेंट भाग जाएगा। पेशेंट कभी ये नहीं चाहेगा कि 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार का आप उनको बिल पकड़ा दें पहली सिटिंग में। वो चाहेगा कि ठीक है धीरे धीरे काम होगा, पहले आपकी रूट कनाल होगी, ठीक है, उसका इतना चार्ज है, ठीक है, ओके होगी, अब इसके ऊपर फिलिंग होगी, उसका इतना चार्ज है, अब इस पर कैप लगेगी, उसका इतना चार्ज है। इनफैक्ट मैंने देखा है कि यहाँ पे कंसल्टेशन वगैरह नहीं चल पाती हैं रूरल एरियाज़ में, तो लोग क्या करते हैं, लोग पेशेंट को बिठाते हैं और सिंपली उनका पेन रिलीफ करने के लिए, मेडिसिन देने के लिए, LA लगाने के लिए,
भी पैसे ले लेते हैं कि इंजेक्शन लगा रहा हूँ, जैसे फिजिशियंस करते हैं कि ओके इंजेक्शन लगा रहे हैं पेन रिलीफ हो जाएगा, वो उस तरीके से एक्ट करते हैं। क्योंकि रूरल एरियाज़ में डेंटिस्ट फिजिशियन से कम नहीं है, वो ऐसे जैसे अर्बन एरियाज़ में डेंटिस्ट को थोड़ा सा अलग तरीके की कैटेगरी में डाल दिया जाता है, बट वहाँ पे वो आपकी रेपुटेशन वैसी ही रहती है। तो इसलिए रूरल एरियाज़ में मास बेस्ड प्रैक्टिस अगर आप कर रहे हैं तो मेक श्योर कीजिए कि आप हर छोटी चीज़ का पैसा लें। मेक श्योर कीजिए कि आप ट्रीटमेंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें। चाहे आप बेसिक मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, नो वरीज, बट आप उस मटेरियल को यूज़ कैसे कर रहे हैं दैट इज़ इंपॉर्टेंट। बहुत ज़्यादा ख़राब मटेरियल ऑब्वियसली किसी को यूज़ नहीं करना है, पर ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत हाई फाई कॉम्पोजिट लें, ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत एक्सपेंसिव बॉन्डिंग एजेंट लें, बट जो भी आपके पास बॉन्डिंग एजेंट और कॉम्पोजिट है उसको यूज़ कैसे करना है ये आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ पे वर्क करते रहना पड़ेगा। और रूरल एरियाज़ में स्पीड ऑफ द ट्रीटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको पता है कि ओके ओपीडी है तो आप जितना इमरजेंसी में काम कर सकते हैं उतना करके आप भेजा। और यहाँ पे आपको टीम वर्क भी बहुत चाहिए होता है। लोगों की बहुत बड़ी गलतफहमी है कि यहाँ पे कंसल्टेंट्स नहीं आते। कंसल्टेंट्स आते हैं और एक ही दिन आते हैं और सारा एंडो का काम एक ही दिन में करके जाते हैं। एक ही दिन आते हैं, एक एक्सट्रैक्शन का डे बना होता है, उस दिन सिर्फ एक्सट्रैक्शन होती है। ऐसे भी रूरल एरियाज़ में प्रैक्टिस की जाती है, राइट। और बाकी ज़्यादा डिटेल में नहीं दे पाऊँगा क्योंकि काफ़ी कुछ है बताने को। ठीक है, तो मैं अपने कोर्सेज़ में ये सब बताता रहता हूँ। ठीक है, जिन्होंने किया हो उनको पता होगा। तो इसलिए इतना नॉलेज मैं आपको दे दिया। और अगर किसी को रूरल एरिया में प्रैक्टिस कर रहा है कोई और कोई नॉलेज और चाहता है तो प्लीज़ मुझे डीएम करें, ज़रूर आपसे बात की जाएगी, राइट। अच्छा, इसके बाद डॉक्टर एक दंतम शायद क्लिनिक का नाम है, उन्होंने हमें बोला था कि इम्प्लांट्स पे कुछ बात की जाए और कि इम्प्लांट कैसे स्टार्ट करता है एक यंगस्टर कैसे स्टार्ट करे। इस पर मैंने वो लिखा भी है कि हम इस बारे में बात डॉक्टर सीरी से कराना चाहेंगे, मेरी वाइफ से कराना चाहेंगे, क्योंकि वो एक्सपर्ट है इम्प्लांट्स में। आई एम समवन हु इज़ मोर टुवर्ड्स एंडो, शी इज़ समवन हु इज़ मोर टुवर्ड्स इम्प्लांट्स एंड एस्थेटिक डेंटिस्ट्री। बट एक सिंपल चीज़ मैं आपको बार बार बताता हूँ, इसमें मैंने बहुत बार वीडियो भी डाली है, जल्दी से बता देता हूँ कि कोर्स तभी कीजिए जब आपके पास दो चीज़ें अवेलेबल हों। फर्स्ट, उस कोर्स को अप्लाई करने के लिए, उस नॉलेज को अप्लाई करने के लिए पेशेंट्स। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पेशेंट को इकट्ठा करो तब इम्प्लांट का कोर्स करो, मगर एक प्लान होना चाहिए आपके पास। एंड सेकेंड, उतना आपके पास मनी होना चाहिए, उतना कैपिटल होना चाहिए कि उस कोर्स से रिलेटेड जो भी आर्मेंट्रियम है वो आप ले सकें, ताकि आप अप्लाई कर सकें उस नॉलेज को, राइट। तो ये ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि मैंने कई लोगों को देखा जिन्होंने इम्प्लांट बेस्ड कोर्स की करे, एक आध इम्प्लांट डाला और काफ़ी महीनों तक नहीं डाला और चीज़ें चेंज हो गई, टेक्निक्स चेंज हो गई, और काफ़ी चीज़ें भूल गए। इसलिए जब आप कोई भी चीज़ करें बहुत शिद्दत से करें तो उसको फटाफट से क्लिनिक में अप्लाई करना शुरू करें। क्लिनिक में नहीं हो सकता तो जहाँ भी हो सकता है, हॉस्पिटल में हो सकता है, चैरिटेबल में हो सकता है। मुझे अपने जेब से भी 5-6 हज़ार रुपये लगाने पड़े, मुझे कोई परेशानी नहीं, राइट। तो ओके, थैंक यू सो मच अनीत। आई एम सो सॉरी अगर मैं गलत नाम मैं बोल रहा हूँ। तो अनीत टोट निंजा डॉक्टर साहब का मैसेज आया है, हाउ आर यू, रिमेंबर मी, आई वॉज एट इंटर्नशिप एंड टुक योर एडवाइस, इट्स बीन ए ईयर, आई एम रनिंग माई क्लिनिक वेल, थैंक यू सर। थैंक यू डॉक्टर साहब। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, बहुत ज़्यादा प्रसन्नता हुई है सुन के कि आपने मेरी एडवाइस मानी और मेरी एडवाइस आपके काम भी आई, और आप क्लिनिक अच्छा चला रहे हैं और बहुत अच्छा चलाते रहेंगे। और कभी प्लीज़ कांटेक्ट कीजिएगा, डीएम कीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा और ज़रूर केसेस डिस्कस कीजिएगा। और जितनी आपसे और मदद मैं आपकी कर सकूं बिल्कुल चाहूँगा। मैं यही चाहता हूँ कि ये नेगेटिव चीज़ दिमाग से निकल जाए कि क्लिनिक प्रैक्टिस चलाएंगे तो वो तो नहीं चलेगी। ये सब ने धारणा बना रखी है और यकीन माने सब लोग कमा रहे हैं, अच्छा खासा कमा रहे हैं, और एक एमबीबीएस से तो ज़्यादा कमा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ एमबीबीएस ख़राब चीज़ है, एमबीबीएस को एमडी करनी ही है, बट बीडीएस को एमडीएस करनी है ऐसा ज़रूरी नहीं है। दैट इज़ ऑन यू, आपको स्किल बढ़ाना है, आपके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। आई एम नॉट अगेंस्ट एमडीएस, आई एम जस्ट अगेंस्ट द थॉट प्रोसेस कि क्लिनिक इंडिया में नहीं चल सकते। डेंटल क्लिनिक्स और बहुत सारे हो गए हैं, और कितने भी सारे हो जाएं क्लिनिक, पेशेंट्स कभी भी डेंटिस्ट से ज़्यादा नहीं हो सकते। इस बात को हमेशा याद रखें, अपने स्किल को इम्प्रूव करें। ठीक है, एमडीएस करना है एमडीएस करें, नहीं करना नहीं करें, वो आपकी चॉइस है, बट इन द एंड इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी प्रैक्टिस ओपन करें इफ़ यू वांट टू। अगर आप दूसरी लाइन में जाना चाहते हैं, नॉन क्लिनिकल ब्रांचेज एंड सो मेनी ऑफ देम,
वो आपकी चॉइस है। बट अगर आप डर रहे हैं टू स्टार्ट द प्रैक्टिस, प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी, आई लेट यू नो दैट कि मुझसे ज़्यादा तो कोई डरना ही नहीं चाहिए था प्रैक्टिस स्टार्ट करने से, क्योंकि मेरे पास तो धल्ले भर का पैसा नहीं था, 1 रुपया नहीं था अपना प्रैक्टिस स्टार्ट करने से पहले, 1 रुपया नहीं। सब कुछ बैंक से लोन लेके, कोई लोकेशन नहीं थी, कोई एरिया नहीं था। एक बार तो मैंने सोचा कि जब मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल जहाँ सीलमपुर के एरिया में था वहीं किराए पे क्लिनिक डाल देंगे, कोई मोटिवेशन नहीं था क्योंकि आसपास के सब दोस्त भी स्ट्रगल ही कर रहे थे और सब सीनियर्स ये बोल रहे थे कि नॉन क्लिनिकल में चले जाओ, यू हैव दैट एबिलिटी टू डू नॉन क्लिनिकल एंड जॉब थिंग, ठीक है। और काफ़ी टीचर्स ये बोल रहे थे डेंटिस्ट्री में बहुत टाइम लग जाएगा, और क्या ऊपर से कोई मेडिकल फैमिली का पीछे से कुछ भी सपोर्ट नहीं था, इन द सेंस कोई डॉक्टर नहीं था पीछे से जो बता सके, गाइड कर सके। तो अगर आई कैन डू वेल, यू कैन डू बेटर। और डॉक्टर साहब का क्वेश्चन है, इफ़ आई अनफॉर्चुनेटली फेस ए रूड पेशेंट, हाउ टू हैंडल द सिचुएशन। ओके डॉक्टर साहब, रूड पेशेंट पे बात कर लेते हैं थोड़ी सी, राइट। सी पहले तो एक चीज़ समझ लीजिए, अगर आपको लगता है कि क्लिनिक में पेशेंट आपके अकॉर्डिंग काम करवा लेगा, या अगर आपको लगता है कि पेशेंट आप पे रूड नहीं हो सकता क्योंकि वो बहुत स्वीट दिख रहा है, तो आपकी गलत फहमी है। जो जितना स्वीट स्टार्ट में होता है, जितना स्वीटली अपनी बात मनवा रहा होता है कि आप ऐसे कर दीजिए वैसे कर दीजिए, ख़राब काम होने पे उतना ही रूड आपके तरफ हो जाता है। हाल ही में मेरे साथ हुआ है कि एक पेशेंट जो आउट ऑफ कंट्री से थे और उन्होंने बहुत जल्दबाजी इस चीज़ की कि रूट कनाल भी हो जाए, कैप भी हो जाए, इम्प्लांट भी हो जाए, ये भी हो जाए, वो भी हो जाए। उनकी बात हमने सुनी, बट उनको वार्न कर करके सुनी कि ठीक है, और सारे कंसेंट फॉर्म ले लेके सुनी। बट इन द एंड ट्रीटमेंट में ज़रा सा भी जो फेलियर होता है, उसके बाद पेशेंट सीधे जाके ये बोलता है कि नहीं डॉक्टर साहब, हमने तो बोला, आप डॉक्टर थे, आपको सोचना चाहिए था। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि किसी भी पेशेंट को ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें, कोई कितना भी क्लोज हो, कितना भी स्वीट बोल रहा हो, कि वो आपके ऊपर चिल्ला नहीं सकता, रूड नहीं हो सकता, ट्रीटमेंट फेलियर पे कुछ बोल नहीं सकता। इनफैक्ट मैंने ऐसे पेशेंट देखे हैं जो जिनको आप ये भी बोल दोगे ना कि ठीक है हम ट्राई करते हैं कुछ और करने की इसमें, तो भी वो आप पे चढ़ जाएंगे कि आपने फिर पहले स्टार्टिंग में ही क्यों ट्राई किया ये। इसलिए हर चीज़ का कंसेंट फॉर्म, हर चीज़ को एक रूडनेस को दबाने के लिए रूडनेस नहीं काम आती, इंटेलिजेंस काम आती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई रूड हो रहा है, कोई रूड तभी होगा जब उसका ट्रीटमेंट फेल होगा, और अगर वो ट्रीटमेंट से पहले ही रूड है तो इट्स योर चॉइस नॉट टू डू द पेशेंट, ठीक है। आपकी पूरी चॉइस है। मेरे क्लिनिक पे दोनों तरीके से काम होते हैं। मेरे क्लिनिक पे चैरिटेबल काम भी होता है, नॉन चैरिटेबल भी होता है। चैरिटेबल का मतलब ये नहीं कि कोई पर्सन अगर पैसा नहीं दे सकता, कोई पेशेंट इकोनॉमिकली पुअर है तो बदतमीज़ी कर सकते हैं। हाल ही में हमारी एक एसोसिएट डेंटिस्ट से एक गरीब पेशेंट ने बोला कि उसने बोला कि ये रूट स्टम पड़े हैं, हमें निकालना है। तो उन्होंने बोला कि जब दर्द होगा तभी तो निकालोगी, कैसे निकाल दोगी। तो मैंने बोला आप जाइए यहाँ से, आपका काम हो गया, यहाँ फ्री में ट्रीटमेंट आपका इसलिए नहीं हो रहा कि इस तरीके से बात की जाए। उन्होंने आपको एडवाइस किया, उन्होंने निकाला नहीं है कि ये परेशानी में हो सकता है दांत आगे जाके, आपका सारा ट्रीटमेंट फ्री हो रहा है, चैरिटेबल हो रहा है, इसलिए नहीं हो रहा है कि ऐसे बात करो, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि रूड पेशेंट को आप हमेशा मना कर सकते हो, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, जब आपको लग रहा है कि अब साइकोलॉजी चेंज करने की बात होती है। आपको अगर अपनी रूडनेस नहीं दिखाते, आप अपने डिसेंसी मेंटेन करते हैं, तो कई बार रूड पेशेंट्स को अपने आप गिल्टी फील होता है। मेरे साथ ये भी हो चुका है कि एक पेशेंट ने रूडनेस दिखाई और उसकी वाइफ ने उनको बाहर ले गए कि आप इनसे ऐसे क्यों बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब से, और ये मेरे फैमिली डॉक्टर हैं और आपको पता नहीं है ये वो है। उसके बाद उन्होंने आके मुझसे माफ़ी मांगी उसी पर्सन ने। तो ये भी हो, क्योंकि मैंने वापस जवाब नहीं दिया। इसलिए अगर कोई पेशेंट रूड होता है तो आप उसको सिर्फ एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट अगर बहुत ज़्यादा हाई पिच पे जाता है तो आपके पास ये लिखा हुआ होना चाहिए आपके क्लिनिक में। पुलिस का एक बैनर आता है जिसमें धाराएं लिखी हुई हैं कि डॉक्टर के साथ छूना तो बहुत दूर की बात है, हाई वॉइस पे बात करना भी एक क्राइम है, एक क्राइम है, प्रॉपर क्राइम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसलिए अगर कोई रूड होता है, अगर कोई आपको कंपेयर करता है, आपको कोई ये बोलता है कि पहले ही स्टार्टिंग में ही बोलता है बिना ट्रीटमेंट के फेलियर हुए, ठीक है, तो आप उसका जवाब डिसेंसी से ही देंगे। अगर कोई मुझे बोलता है कि अरे वहाँ तो इतने का हो रहा है, सर आप वहाँ करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
कोई कहता है कि नहीं वो तो MDS हैं, वो तो आपसे सीनियर हैं। सर बिल्कुल सीनियर होंगे, इसलिए उनके स्किल हाई होगा, पर उन पैसे तो आपसे कम ले रहे हैं। सर मुझे लगता है कि मैं ना उनके बारे में कुछ नहीं बोल सकता, मैं अपने बारे में बोल सकता हूँ। मेरे हिसाब से मेरा स्किल इतने पैसे, इतना टाइम जो मैं दूंगा वो उसके लिए मैं इतना पैसा डिज़र्व करता हूँ, ये मेरा चॉइस है। आपका चॉइस है आपको ट्रीटमेंट कहाँ से कराना है, राइट। तो मुझे लगता है कि क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट और जो भी मैं करता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा वो ख़राब करते हैं, उनका स्किल कम है, वो उनकी चॉइस है या मेरा चॉइस है। और अगर आपको इससे कम में काम कराना है तो हमारे पास चैरिटेबल वर्क भी है, जिसमें हमारे एसोसिएट डेंटिस्ट काम करेंगे। आज ही मैंने बोला एक पेशेंट को कि हमारे एसोसिएट डेंटिस्ट काम कर देंगे आपका, तो उन्होंने बोला आप नहीं करोगे। मैंने कहा सर अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं करूँगा तो इतना मैं मेरे टाइम का वैल्यू डिजर्व करता हूँ, और वो भी अच्छा ही काम करेंगे, मेरे गाइडेंस में करेंगे। ओके, व्हेन वी रिजेक्ट रूड पेशेंट दे बिकम मोर रूड। कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, आप अगर वो रूड ज़्यादा होते हैं तो यू हैव ऑलवेज सी, आपको हमेशा ये चॉइस है टू लेट देम गो। ये जो धारणा है दिमाग में कि ओके पेशेंट रूड होगा, बाहर जाएगा, सब जगह मेरे बारे में रूडनेस बोल देगा, जो आपका पेशेंट है, जो आपको जानता है, जो आपसे काम करा चुका है, उसको 100 लोग भी बोल देंगे ना कि इन डॉक्टर के पास मत जाना, वो आपके पास ही आएगा। फैमिली की बात करते हैं, समझ लीजिए, ठीक है। सबकी फैमिली में सब तरीके के पर्सन होते हैं, रिलेटिव्स भी होते हैं, ठीक है। सब एक दूसरे को जानते हैं, हम भी जानते हैं कि हमारे पेरेंट्स क्या वीक पॉइंट्स हैं, पेरेंट्स जानते हैं हमारे क्या वीक पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो अगर समझ लीजिए कोई पर्सन, दूसरा पर्सन अगर हमें ये बोलता है कि आपके पेरेंट्स के ये वीक पॉइंट नहीं, ये वीक पॉइंट है, तो क्या हम उन पेरेंट्स से बात करना बंद कर देंगे, या उस रिलेटिव से, उस फ्रेंड से बात करना बंद कर देंगे? हमें ऑलरेडी पता है उसके क्या वीक पॉइंट्स हैं। सेम तरीके से हर पेशेंट को पता होता है कि डॉक्टर साहब कहाँ गलत हो सकते हैं और कहाँ रूड तो हो ही नहीं सकता, ऐसे तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। इसलिए ये डरना कि रूड हो जाएंगे तो आप रूड हो जाइए, पर ये आपकी डिसेंसी में नहीं आता है। आपकी डिसेंसी में क्या आता है? टू आस्क देम टू लीव, दैट्स इट। आपको एक असिस्टेंट होना चाहिए जो बोल दे कि सर बाहर आ जाइए, आप कोई इशू नहीं, चिल्ला चिल्ली मत कीजिए, बाहर आ जाइए। इसलिए तो मैंने बोला पुलिस के स्टिकर्स होने चाहिए, जिससे उनमें वो डर बैठा रहे। आपको वोकल होना पड़ेगा। आप ये नहीं कि आप पीछे तो पक्के बैठ गए, आपको वोकल होना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा कि आप अपनी वॉइस रेस कर रहे हैं, और वॉइस रेस करना क्राइम है। हम आपसे डिसेंसी से बात कर रहे हैं, आपको डिसेंसी से बात करनी है तो कीजिए, वरना यू कैन लीव। दिस इज़ हाउ यू हैव टू टॉक, दैट्स इट। मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन और हमारे पास आया है, उसको और ले लेते हैं। हाउ कैन यू अवॉइड सच पेशेंट बाय बीइंग नॉन रूड? डॉक्टर साहब मैंने शायद बता दिया है ये आपको, अगर और बता पाऊँगा तो ज़रूर बताता हूँ। और लोग प्रैक्टिशनर्स को कोई जीपी बना सकते हैं जो साथ में पीजी के लिए सारे लोग प्रिपेयर कर सकें, सो दैट बोथ थिंग्स करने ईजी हो जाए। वांट टू डू पीजी अलॉन्ग विद कैनिंग। डॉक्टर साहब अच्छा, ग्रुप की बात आप कर रहे हैं। मैं डॉक्टर रवि से बात करता हूँ, उनके पास बहुत सारे ग्रुप्स हैं, शायद उनमें से कोई ऐसा ग्रुप हो ऑलरेडी, और डेफिनेटली होगा। और इनफैक्ट मैंने भी देखा है कई ऐसे ग्रुप हैं, तो आपको ऐड करने की कोशिश करेंगे। मुझे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कीजिएगा। और किसके मैसेज हमारे पास? डॉक्टर ऋषभ सर, शायद आप हमारे ग्रुप में हैं, आप हमारा लेक्चर भी अटेंड कर चुके हैं, उसमें वो ग्रुप में फ़ोटो मैंने डाल दी थी, मैं आपको फिर से एक बार डाल देता हूँ, पिक्चर आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ। ओके, सो बात फिर से बस एक छोटी सी बात कर देते हैं, हाउ कैन वी अवॉइड सच पेशेंट बाय बीइंग नॉन रूड। ओके, अब इसमें डिपेंड करता है कि रूडनेस किस तरीके से दिखाई जा रही है। फॉर एग्जांपल, अगर पेशेंट क्लिनिक स्टार्ट करने से पहले ही, मतलब आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले ही रूड हो रहा है। फॉर एग्जांपल, कई पेशेंट क्या कहते हैं, आते ही बैठेंगे कि अरे कंसल्टेशन की क्या ज़रूरत है, जैसे मेरा असिस्टेंट बाहर ही कंसल्टेशन ले लेता है, तो नहीं बात करनी थी बस, तो बात कीजिए, आप चेयर पर बैठा के बात कीजिए, बट डेंटल चेयर पे आप नहीं लेके जाएंगे उनको। आप प्यार से बात कीजिए, हाँ जी सर बताइए क्या दिक्कत है, हाँ मेरे ये था, ठीक है सर, इन सब चीज़ों का ट्रीटमेंट देखना पड़ेगा, एक्सपर्ट से लेना पड़ेगा, उसके लिए कंसल्ट होगा, आप चेयर पे आ जाइए। नहीं, उसके लिए तो पैसे नहीं देते हम, ये चेकअप के क्या पैसे होते हैं सर, टाइम लगता है, उस टाइम के हमारे पैसे होते हैं, आपकी मर्ज़ी है। इससे ज़्यादा कम बात, जितनी कम आप बात करेंगे उतना आर्गूमेंट कम होगा। आप वो तो चाहते हैं आप बात करेंगे, उनको आर्गूमेंट करने में मज़ा आता है, आपके पास इतना टाइम नहीं है। फ़ोन पे लगे, हाँ जी डॉक्टर साहब करते हुए निकल जाए, हाँ मैं आ रहा हूँ करते हुए। यू कैन अवॉइड सच पेशेंट्स। आपके असिस्टेंट को इतना आना चाहिए कि वो उनको बात कर सकें।
फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, आप अपने एसोसिएट डेंटिस्ट पे डाल सकते हैं कि ओके था, वो चेक कर लेंगे, ठीक है, अगर वो कंसल्टेंसी देने को राजी हैं तो, ठीक है। उसके बाद पेशेंट कैसे रूड होते हैं और तरीक़ों से आप अपना पर्सनली जो भी पूछ रहे हैं मुझसे वो बता सकते हैं कि उनके क्या एक्सपीरियंस है, किस तरीके की रूडनेस उनको दिखाई गई है, तो मैं उस हिसाब से बताऊँगा। जैसे कि कई पेशेंट रूड आपकी एज को लेके हो जाते हैं कि डॉक्टर साहब कहाँ से किया है आपने, अच्छा कब से प्रैक्टिस कर रहे हो, मैं तो देखा ही नहीं है खुला हुआ क्लिनिक, मैं तो कभी देखा ही नहीं है, या कई डॉक्टर तो बहुत है डॉक्टर साहब, मैं तो मेरे तो रिलेटिव्स कई डॉक्टर्स हैं, पर मैं तो जो आपके पास आता हूँ। तो आपको जो मीठे तरीके से जो बात करता है उसको मीठे तरीके से काटना आना चाहिए। मुझे कोई बोलता है कि सर डॉक्टर्स तो बहुत हैं, कहता हूँ सर डॉक्टर तो बहुत हैं इंडिया में, पर प्रॉब्लम यह है कि पेशेंट उससे लाखों ज़्यादा है, संभल नहीं रहे, ठीक है। और हर दूसरे का रिलेटिव डॉक्टर है डेंटिस्ट्री में, कॉलेजेस इतने हो चुके हैं, अब कौन काम अच्छा कर रहा है, किसकी प्रैक्टिस चल रही है, वो दुनिया जानती है। मेरे पास भी दूर दूर से पेशेंट आते हैं, आगरा से आते हैं, पता नहीं कहाँ से आते हैं, तो उनको मैं अच्छा लगता हूँ। यहाँ से भी लोग आगरा जाते होंगे शायद। तो आपको अपनी बात बोलनी आनी चाहिए विदाउट बीइंग रूड, क्योंकि आप डिसेंट हैं, आपका डिसेंट प्रोफेशन है, आपसे एक्सपेक्टेशन है सोसाइटी की कि आप डिसेंट रहें, ठीक है। तो ये सब बातें हमारी हो गई हैं, टाइम थोड़ा सा हमारा ज़्यादा ही हो गया है। मीनवाइल ए पेशेंट शाउटेड एंड रूडली टॉक टू रिनोन्ड डॉक्टर Richardson home office. Problem is that rude patient don't leave, they raise their voice outside, patient also become uncooperative. डॉक्टर साहब इतना डर के प्रैक्टिस नहीं चलती है, क्योंकि बाहर पेशेंट बैठे हुए हैं, पेशेंट थोड़ा ना बाहर के अनकोऑपरेटिव हो जाएंगे। पेशेंट आपके अगर पेशेंट है, शिद्दत से आपके अपने पेशेंट्स हैं, तो कितना भी रेज वॉइस करें आप उनको बाहर निकाल सकते हैं आराम से, आप उनको अवॉइड कर सकते हैं। बाहर का पेशेंट जो बैठा हुआ है वो किसी भी चिल्लाते हुए पेशेंट को आपसे ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं देगा। ये नहीं सोचेगा कि अरे ये पेशेंट चिल्लाते हुए बाहर जा रहा है, डॉक्टर में कुछ कमी होगी, नहीं। इतना डिसेंसी सब लोग समझते हैं कि कोई अगर किसी पे चिल्ला रहा है तो वो किस तरीके का पर्सन होगा, ठीक है। तो रूड पेशेंट्स लीव नहीं करेंगे आपका क्लिनिक, ये तो फिर आपका वीक पॉइंट है बहुत ज़बरदस्त, ठीक है। कि आपने क्लिनिक से अपनी प्रॉपर्टी से किसी को नहीं बाहर कर पा रहे, कैसे नहीं कर पाएंगे? आप क्लियर बोलिए कि आप जा सकते हैं सर, आप जा सकते हैं सर, पेशेंट है मेरे पास, आप जा सकते हैं, हमने आपसे बात कर ली, आपको सारी बातें समझा दी, अब जैसे भी आपको आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जितना आपसे इंटरेक्शन रहेगा ना पेशेंट का, यूएस यूके में क्यों डॉक्टर्स डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते, सबके असिस्टेंट्स पे कॉल आते हैं, सैटरडे संडे क्लिनिक बंद रहते हैं, पर्सनल नंबर नहीं दिया जाता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पर्सनल टच मत रखिए बिल्कुल रखिए, बट उन पेशेंट के साथ जो आपसे पर्सनल टच रखना चाहते हैं, जो अच्छे हैं, जो आपको कुछ समझते हैं। अभी लाइव के दौरान मेरे पास एक कॉल आ रहा था, मैं उनको कॉल बैक करूँगा क्योंकि मेरे अच्छे पेशेंट हैं, लेट नाइट में भी करूँगा मैं। पर जब स्टार्टिंग में जब पेशेंट आ रहे हैं तो बाहर इंटरेक्शन कम होनी चाहिए। आपका काम है ट्रीटमेंट करना, आइडियली ये होना चाहिए कि बाहर कंसल्टेशन हुई, ठीक है। इनफैक्ट आपका कोई एसोसिएट डेंटिस्ट होना चाहिए जो चेक करे, आपको प्रॉब्लम बताए, फिर आप पे बात आए। बट कोई बात नहीं, इतना बड़ा सेटअप सबका नहीं होता इंडिया में, मेरा भी नहीं है। इतना कर सकते हैं आपकी कम से कम कंसल्टेशन बाहर हो जाए, फिर पेशेंट अंदर आए, आप चेक करें या आपका एसोसिएट डेंटिस्ट चेक करे, एक्सरे ले, आप तक बात आ जाए। इसके बाद आपके पास काम ये है कि आप ट्रीटमेंट उनको बताएं, राइट, और ट्रीटमेंट करें। इनफैक्ट ट्रीटमेंट के भी सारे चार्जेस बाहर डिपॉजिट होने चाहिए आइडियली, बट ठीक है थोड़ा बहुत इंटरेक्शन हो सकता है। जितना कम इंटरेक्शन आपका रहेगा पेशेंट के साथ, आपका इंटरेक्शन सिर्फ उनको साइकोलॉजिकली ठीक करने के लिए, मतलब आप उनको डेंटिस्ट्री के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में बताएं, और साइकोलॉजिकली के बाद आ जाता है आपका क्लिनिकल ट्रीटमेंट। आप क्लिनिकल ट्रीटमेंट करें, दैट्स इट, ठीक है। डॉक्टर प्रेमी ने मुझे बोला था मेडिकल इमरजेंसीज के लिए, ऑक्सीजन के लिए, डॉक्टर साहब को मैं बोलूँगा कि इस पे हम अलग से टॉपिक रखेंगे क्योंकि लंबा टॉपिक है। अच्छा, किसी एक का मैसेज आया था किसी डॉक्टर साहब का कि हाउ टू स्टैंड फॉर योर सेल्फ, डॉक्टर सचिन राठौड़ थे शायद, जिन्होंने बोला था कि किसी का एक्सट्रैक्शन उन्होंने किया और बाद में बहुत दिनों बाद, 3-4 महीने बाद पेशेंट को पेन हुआ, फिर हीलिंग नहीं हुई, जो भी हुआ लास्ट में वो CA निकला और पेशेंट ने सब जगह बोल दिया कि उन डॉक्टर साहब के साथ प्रॉब्लम हुई, उनकी वजह से कैंसर हुआ है। ऐसा बहुत कॉमन है डॉक्टर साहब। ऐसा बहुत कॉमन क्यों है? क्योंकि सबसे पहले तो ये कि जहाँ पे CA है वो आपको पता ही लगेगा, अच्छे ओरल सर्जन्स को नहीं पता लगता, और कई बार एक्सट्रैक्शंस हो जाती हैं, दैट लीड्स टू मैलिगेंसी, ऐसा हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा आपसे हुआ है। और दूसरा कि इसमें ये ब्लेम लेना
कि अरे वो सब जगह गा रहे हैं, सब जगह कोई सब जगह गाता है, तो ये नहीं फैल जाता कि अच्छा वो डॉक्टर तो सबको कैंसर ही करते जा रहे हैं, क्योंकि और पेशेंट्स नहीं हो रहे क्या। तो इसलिए ये डर बैठाना अपना स्टैंड, आप स्टैंड कैसे लेंगे? आप सोसाइटी में जाके तो बताएंगे नहीं। आपका स्टैंड सिर्फ एक ही हो सकता है कि आप उस बारे में खुद सोचें ना, और खुद बात करें ना, और अपना काम करते रहें। आपसे कोई पूछता है तो आप कम से कम एक्सप्लेनेशन देना चाहेंगे, क्योंकि आपको किसी को जस्टिफाई नहीं करना है। आपका काम था दांत निकालना, आपने निकाल दिया, दैट्स इट। हाँ, बिल्कुल इस बात को मैं बोलूँगा कि अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है, सीए की हिस्ट्री लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इस तरीके का लीजन लग रहा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो उस पर आपको एक्ट नहीं करना चाहिए। पेशेंट कई बार छुपाता है हिस्ट्री इस तरीके की, HIV, कैंसर, इसलिए फॉर्म बनवाइए, कम से कम उनसे टिक करवाइए, उनसे 2-3 बार पूछिए, उनसे आई कांटेक्ट कीजिए, उनसे देखिए कि ऐसा तो कुछ नहीं है। तो ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है। स्टैंड आप ऐसे ही ले पाएंगे कि अपना काम करते रहिए बिना टेंशन के, ज़्यादा सोचना, वरना ऐसे तो पता नहीं कितने डॉक्टर्स हैं जिनसे पेशेंट्स मर जाते हैं, कितने डॉक्टर्स हैं। क्योंकि हमारा काम, हमेशा याद रखिए, हमारा काम हीलिंग करना है, कोशिश करना है, बेटर करने की कोशिश करना है। हर जगह पे इम्प्लांट टिक ही जाएगा, हर जगह की रूट कैनाल सक्सेसफुली होगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अच्छे एंडोडोंटिस्ट, टॉप के एंडोडोंटिस्ट की रूट कैनाल्स फेल नहीं होती। तो इसलिए हमारा काम कोशिश करना है मैक्सिमम टू मैक्सिमम दांत को सेव करना, मैक्सिमम टू मैक्सिमम रिस्टोर करना, मैक्सिमम टू मैक्सिमम फंक्शनल एबिलिटी डालना, मैक्सिमम टू मैक्सिमम एस्थेटिक एबिलिटी डालना। खुद को इम्प्रूव करते चलेंगे, वही एक आंसर है। अपने आप वो बात दब जाएगी, क्योंकि सबको दिखेगा कि भाई वो पेशेंट ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं जो बेटर होते जा रहे हैं। तो ये सब बातें तो बहुत कॉमन है, बहुत जगह होती रहती हैं। इनफैक्ट मेरे सीनियर के साथ हुआ है, बट उनकी प्रैक्टिस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। हमारे साथ ऐसा होता रहता है कि पेशेंट, इनफैक्ट मैंने अपने कॉलेज में सुना था कि कई लोगों ने मेरे कॉलेज को ये बोल दिया था कि वहाँ से निकलवाए दांत तो आंखों की रोशनी चलेगी। ये सब बातें तो लोग बोलते रहते हैं, पर कितना बोलेंगे और कितना लोग मानेंगे? ट्रीटमेंट कराना बंद कर देंगे क्या लोग? जब 10 लोग बोलेंगे वहीं जाओ भाई, हम वहीं से कराते हैं, बहुत बढ़िया होता है, तो फिर 10 के 10 वहीं आएंगे। Meanwhile, a patient really shouted at Dr. Sunil Richardson. He challenged Dr. Sunil, also uploaded videos against him. कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, डॉक्टर सुनील का क्या उस पर रिस्पॉन्स है आप देख सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने बहुत ज़्यादा उस पर रिएक्ट किया होगा। कई लोग, इनफैक्ट अब तो गूगल पेज ने बंद कर दिया है, पहले लोग नेगेटिव रिव्यूज़ डाल देते थे, अब तो डाल ही नहीं सकते, ठीक है। क्या ऐसे तो पता नहीं कितने लोग, बाबा रामदेव ने कम बातें बोली हैं डॉक्टर्स के अगेंस्ट, बोलते रहेंगे। हर चीज़ का एक वैल्यू है, योगा की एक वैल्यू है, होम्योपैथी की एक वैल्यू है, आयुर्वेदा की एक वैल्यू है, और डेंटिस्ट्री की एक वैल्यू है, और यूनानी की एक वैल्यू है। हर चीज़ की एक वैल्यू है। आप किसी भी और साइंस को क्वेश्चन नहीं कर सकते। सिमिलरली पेशेंट्स को भी हर जगह क्वेश्चन पेशेंट नहीं उठा सकते। ये नहीं बोल सकते कि एलोपैथी है पर ठीक हो जाना चाहिए बिल्कुल परफेक्ट, नहीं। कर लें चैलेंज, कोई बात नहीं। और चैलेंज 2 तरीके से होता है, एक तो ट्रीटमेंट पे, ठीक है। ट्रीटमेंट पे कोई कंसेंट इसलिए लिया जाता है, डॉक्टर्स को भगवान नहीं है, भगवान का दर्जा रखते हैं, क्योंकि वो ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं आपको सही करने की, राइट। तो इसलिए और या फिर बिहेवियर हो सकता है, तो बिहेवियर अपना बेस्ट रखिए। मैं बोल रहा हूँ, कोई मौका ही मत दीजिए कि पेशेंट के पास इस तरीके का कोई वीडियो, इस तरीके का कोई ऑडियो भी हो जिसमें आप बहुत ज़्यादा रूड हो गए। इनफैक्ट मैं तो अपने असिस्टेंट को ट्रेन कर रखा है कि अगर फ़ोन पे कोई पेशेंट रूड हो रहा है ना, आपको रूड नहीं होना, क्योंकि मेरे हर फ़ोन में रिकॉर्डिंग होती है। और कोई ब्लेम करता है कि उन्होंने उनके असिस्टेंट ने ऐसे बात करी। हाल ही में मेरे असिस्टेंट ने सिंपली ये बोला एक पेशेंट को कि सर अभी जो है लेट हो गया, हम चेकअप करा देते हैं, आपका कंसल्टेशन जमा कर दीजिए, कल आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा। पेशेंट का मेरे को फ़ोन आके बोल रहे हैं कि अरे आपका तो असिस्टेंट डॉक्टर बनता है, उसने तो ऐसे किया, बेइज्जती की। मैंने कहा सर सारी कन्वर्सेशन मेरे पास है, उसने आपसे बहुत प्यार से बात की। तो आपके पास होना चाहिए, कंप्लीट रिकॉर्ड होना चाहिए आपके पास। इस तरीके के अपने टेक्नोलॉजी को इस तरीके से यूज़ कीजिए, CCTV होना चाहिए जहाँ आप अपने पॉइंट को आराम से प्रूव कर सकें। पर आई एम श्योर कि बहुत लोगों को, जैसे डॉक्टर सुनील की बात हो रही है, बड़े बड़े डॉक्टर्स को खुद को जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक ट्रेंड चला था हाल ही में, बहुत मतलब 2011-12 की बात है। उसमें क्या होता था कि जो इंसान काम सीखने जाता था ना किसी के यहाँ, और उससे अगर कोई काम बोल दो तो वो एक्सप्लॉयटेशन डाल के उस डॉक्टर का नाम डाल देता था। कई बार होता भी होगा एक्सप्लॉयटेशन, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पर बहुत लोगों ने ये किया। तो क्या उन डॉक्टर्स की इमेज ख़राब हो गई, उन डॉक्टर्स की क्लिनिक ख़त्म हो गई। उन्होंने काम सिखाना बंद कर दिया लोगों को कि भाई मैं तो
बुला के काम अपना क्लिनिक समझ के इनको काम सिखा रहा हूँ। ये लिख रहे हैं कि हमें जो है ऑब्जर्वेशन ट्रिप पे डाल दिया है, हमें काम नहीं करने दे रहे। अरे भैया, आपको पेशेंट छू देने से पहले आप छूने दोगे अपने प्रैक्टिस में किसी को पेशेंट? मैं अगर छूने देता हूँ मेरे एसोसिएट डेंटिस्ट को पेशेंट, तो उसको ट्रेन करने के बाद मेरे ऑब्जर्वेशन के अंडर, ऐसे नहीं कि मैंने क्लिनिक दे दिया। पेशेंट से बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है क्लिनिक की, क्लिनिक का नाम बनता है, रेपुटेशन बनती है। तो उसमें कोई आपको इस तरीके से नहीं दे सकता। अगर आपको सीखना है काम, आप जरिए ढूंढिए। प्रॉब्लम में आप हैं। कुएं के पास तो कौवा जाएगा ना, कुआं तो उड़ते हुए आएगा नहीं कुएं के पास, कौवे के पास। इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको प्रॉब्लम है तो आप सॉल्यूशन ढूंढिए। दूसरों को मत ब्लेम कीजिए कि देखिए वो मुझे क्लिनिक पे ये नहीं करने दे रहा, वो नहीं करने दे रहा। कोई नहीं करने देगा। लोग पैसे लेते हैं। हम भी अपना प्रोग्राम चलाते हैं, पेड प्रोग्राम भी चलाते हैं, जिसमें हम एसोसिएट डेंटिस्ट को काफ़ी कुछ सिखाते हैं। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस तरीके के ज़रिए ढूंढें जिसमें आप काम सीख सकें। चाहे वो हमने सीखा, चैरिटेबल में भी सीखा, अपने टीचर्स के हाथ पाँव जोड़ के भी सीखा। उन्होंने कभी मैं एक्सप्लॉइट नहीं किया। अगर उन्होंने बोला सक्शन पकड़े खड़े हो, तो हम खड़े हुए, क्योंकि हमें वो दिख रहा था वहाँ पे क्या काम हो रहा है। हमें उतना दिमाग था कि हमें ये नहीं लग रहा था अरे हम तो एक्सप्लॉइट हो गए, देखो हमें तो सक्शन पकड़ा दिया, असिस्टेंट बना दिया, हमसे तो कास्पोर करा दी। हमें ये दिख रहा था कि जब हम सक्शन पकड़े खड़े हुए हैं तो हमें दिख रहा है कि सर कर कैसे रहे हैं, और सर बताते भी थे। तो इन सब चीज़ों पे यू हैव टू मेक श्योर कि आप इस बारे में सोचें। ओके 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 मेरे ख्याल से काफ़ी बात आज हो गई है, टाइम काफ़ी हो गया है, 1 घंटा ऑलमोस्ट हो गया है। मेडिकल इमरजेंसीज मैंने बताया था आपको, और क्या क्या रह गया। एलए टेक्निक्स के बारे में डॉक्टर रेनू ने बोला था। अच्छा, एलए टेक्निक्स पे भी हम अलग से ही बात करेंगे, बट एक नई चीज़ बता देता हूँ जो मैंने सीखी है। हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों को आती हो, आप लोग प्रैक्टिस करते रहते हैं। मेरे ऑर्थोडोंटिस्ट ने बोला कि एलए लगाने से पहले वो क्या करते हैं, इंसुलिन सिरिंज लेते हैं। हम भी इंसुलिन सिरिंजेस रखते हैं अपने क्लिनिक पे, और बच्चों के लिए तो वो इंसुलिन सिरिंज लेते हैं, और जिस साइड पे एलए लगाना है उस पर इंसुलिन सिरिंज से थोड़ा सा एलए दे देते हैं। उससे क्या होता है, जो पिंचिंग होने होती है निडल की, उससे पेन नहीं होता उनको, पेशेंट्स को। स्प्रे मारने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, बट उससे बहुत फ़र्क पड़ता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, पेशेंट को ऑब्वियसली, जब मैंने हमेशा बोला है कि उनको बता दीजिए कि अभी तो आपको पेन नहीं हो रहा, हमने सिर्फ निडल अंदर डाली है, अब मैं डिपॉजिट कर रहा हूँ, माइल्ड पेन हो रहा है। पेशेंट ब्रेन से रेडी रहता है, साइकोलॉजी तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। ठीक है, तो ये एक चीज़ है, बाकी और डिस्कस करेंगे। नीट एमडीएस प्रिपरेशन मैंने बोला था, डॉक्टर साहब भी मेरा फील्ड नहीं है। डॉक्टर अभिषेक पति सर जो लास्ट टाइम हमें ज्वाइन भी किया था, जिनका साइड डेंटल ब्लॉग्स नाम से चैनल भी है यूट्यूब, उनसे आप बात कर सकते हैं। और उनके हाल ही में 1 लाख सब्सक्राइबर हुए हैं। वेरी कंग्रेचुलेशन टू हिम, आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम। और इम्प्लांट्स का हमने बता ही दिया कि अलग से बात करेंगे डॉक्टर सीरी के साथ। रूरल एरिया पे बात हो गई, एक्सट्रैक्शन पे बात हो गई, मेडिकल इमरजेंसीज ऑक्सीजन अलग से बात होगी, ऑर्थो डायग्नोसिस एंड फॉर द पेशेंट ऑफ BDS। डॉक्टर साहब ऐसा है कि ऑर्थो के डायग्नोसिस आप कर सकते हैं, ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, बट अच्छे से सीख के, राइट। ऑर्थो ऐसी चीज़ है जिसको ईजिली कर दें तो अच्छा रहता है, बट अगर प्रॉब्लम हो जाए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए आप अच्छे से सीखें, उसके बाद करें तो बेटर है। ठीक है, डायग्नोसिस वगैरह अच्छे से या कोर्स वगैरह करके सीखें, उसके बाद करें तो बेहतर है, राइट। और लास्ट चीज़ हम ले लेते हैं, डॉक्टर उमा का ही क्वेश्चन था कि अगर डेंटिस्ट प्रेग्नेंट है तो लेड एप्रिन और IOP वगैरह का क्या हमें ध्यान रखना है। तो इस पर हम एंड करते हैं। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मैंने अपनी टीचर्स को देखा, सी आई एम नॉट ए फीमेल, बट मुझे ये बात पता है कि प्रेगनेंसी इज़ वेरी हार्ड, राइट। हम वो मैमल्स बन चुके हैं जो स्ट्रेट खड़े हुए हैं, हम वो मैमल्स नहीं हैं गॉरिल्ला की तरह जो बेंडेड हैं। जो बेंडेड मैमल्स हैं उनके लिए ईजी है टू गिव बर्थ, क्योंकि पेल्विक पोर्शन बेंडेड होता है, बट हम स्ट्रेट खड़े हो गए। जब से स्ट्रेट हो गए हैं, तब से पेल्विक पोर्शन स्ट्रेट हो गया है, तब से प्रेगनेंसी इज़ वेरी हार्ड, राइट। और उसमें काम करना इस बहुत मुश्किल में हो जाती है, बहुत मुश्किल हो जाती है। मेरी वाइफ हाल ही में प्रेग्नेंट थी, और उस दौरान उनको क्या क्या दिक्कतें हुई, क्या क्या परेशानी हुई, मैं सोच भी नहीं सकता कि कितनी दिक्कतें आ जाती हैं, इनफैक्ट आफ्टर प्रेगनेंसी ऑल्सो। तो इसलिए आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपके पास बहुत सारा
हेल्प हो, आपके पास एक सर्टेन टाइम हो जिसमें आप काम करें, ठीक है, आप सेफ एंड साउंड काम करें। एक्सरेज के बारे में बहुत ध्यान रखें। ज़रूरी नहीं है कि एक्सरे आप ही लें। जब मेरी वाइफ को काम करना होता था और एक्सरे की ज़रूरत पड़ती थी तो मैं लेता था, उनको वेटिंग एरिया में भेज देता था, या फिर मेरा असिस्टेंट लेता था, ठीक है। तो इतना ट्रेन करें अपने असिस्टेंट्स को कि वो ले सकें। असिस्टेंट का काम सिर्फ पकड़ के सक्शन खड़ा होना नहीं है, उनको उतना सक्षम बनाइए कि आप उनकी सैलरी बढ़ाएं तो उनके पास सैलरी बढ़ाने का एक रीज़न हो उनकी, ठीक है। तो ये सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। और जहाँ तक मेरा कहना है, प्रेगनेंसी के बाद आप वापस आते हैं चीज़ों के लिए, ठीक है, आते हैं, बट प्रेगनेंसी के दौरान आप काम कर सकते हैं, यस। वो अपनी अपनी कंडीशन पे डिपेंड करता है, फिजिकल एबिलिटीज़ पे डिपेंड करता है। कई टीचर्स को मैंने आखिरी टाइम तक पढ़ाते हुए देखा है। मेरी वाइफ ने भी 7-8 मंथ तक काम किया था क्लिनिक पे, राइट, बट इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। मैं कोई नहीं होता जज करने वाला, क्योंकि मैं वो पेन नहीं समझ सकता, ठीक है। तो हाँ, ये ज़रूर है कि जिस दौरान आप गैप में हैं उस दौरान अपनी नॉलेज बढ़ाते रहें, ठीक है। उस दौरान अपने आप को क्योंकि बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल बहुत इफेक्ट होता है, बहुत ज़्यादा मेडिटेशन, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थॉट्स की बहुत ज़रूरत रहती है, बहुत ज़्यादा हार्मोनल बहुत इफेक्ट होता है, राइट। तो इसलिए खुद को इतना फिट रखें कि आप पढ़ लिख सकें आराम से अच्छे से। बहुत नींद आती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इसलिए खुद को सक्षमता बनाए रखें, टच में रहें। एंडोवेली जैसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं जिनमें दिन रात, अब तो यूट्यूब पे इतने चैनल्स हैं, और इंडियन डॉक्टर्स के चैनल हैं। आई एम सो हैप्पी ये सब हुआ, क्योंकि आज से 5-6 साल पहले जब मैंने शुरू किया था नहीं था ये सब। एंडो से लेके सब कुछ सिखाने वाले इतने चैनल्स हैं, आप आराम से बैठ के चीज़ों को सीख सकते हैं और उनको बाद में अप्लाई कर सकते हैं। इससे आपका टच नहीं छूटता। कई लोगों ने मुझे बताया कि सर शादी हो गई, फिर मैं प्रेग्नेंट हो गई, फिर बच्चा हो गया, अब 4-5 साल का गैप हो गया, अब काम करते हुए डर लग रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए आपके साथ, राइट। तो इसलिए काम का थोड़ा थोड़ा रूटीन बनाए रखें। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। मेरे ख्याल से बहुत लोगों ने ज्वाइन किया और कोई क्वेश्चन मेरे ख्याल से अब नहीं है। डॉक्टर शोएब मकरानी का है, पेशेंट ट्रीटमेंट चार्जेस स्टार्टिंग में कैसे डिसाइड कैसे करें। ओके, लास्ट क्वेश्चन ये भी ले लेते हैं हम। ओके, सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपके पास ना ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ट्रीटमेंट चार्जेस क्या डिसाइड होंगे। एक फिक्स चार्जेस ना आपके पास पता होने चाहिए, या तो आपकी पूरी टीम को पता होने चाहिए। हमारी टीम को पता है कि ओके हमारे चार्जेस अब बढ़ गए हैं, इतने इतने बढ़ गए हैं और इतने इतने चार्जेस हैं। हालांकि हमारी टीम में से किसी को भी अलाउड नहीं है कि वो जाके चार्जेस बताएं, ना असिस्टेंट्स को ना रिसेप्शनिस्ट को, सिर्फ कंसल्टेशन बतानी अलाउड है। बट सबको पता है कि इतने चार्जेस हैं अब, ठीक है। तो इसलिए आपको पहले से पता होना चाहिए, बिल्कुल फिक्स्ड। ये नहीं कि आप इधर उधर कर रहे हैं, किसी के लिए कुछ किसी के लिए कुछ। दो अप्रोच होती हैं, एक तो होते हैं जो अकॉर्डिंग टू द पेशेंट चेंज कर लेते हैं, ठीक है, और एक होता है जो फिक्स रखते हैं। हमारे लिए मेरी अप्रोच ऐसी है कि जहाँ पे पेशेंट प्रिविलेज्ड है वहाँ पे फिक्स चार्ज है। रेस्टोरेशन के इतने, आरसीटी के इतने, उसके इतने, इम्प्लांट्स के इतने, ये फिक्स चार्ज है। मुझे पता है, मेरी टीम को पता है, उनको बताने पड़ेंगे तो बता सकते हैं, मतलब मेरे एसोसिएट डेंटिस्ट, उनको पता है, राइट। और कुछ जगहों पे रेंजेस हैं, और उनको रेंजेस भी पता है कि वो रेंजेस ही बताते हैं कि क्राउन के ये से लेके ये तक, ये से लेके ये तक, ये से, बस दैट्स इट, ख़त्म, कोई कन्फ्यूजन नहीं। और ये बैक ऑफ द डायरी पे लिखा भी हुआ है कि इनकेस कोई भूल जाए तो। ये तो मेरा तरीका है। दूसरा ये है कि जहाँ पे ऐसे पेशेंट आते हैं जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, उनका तो हम फ्री करते हैं ट्रीटमेंट, मगर ऐसे भी आते हैं जो अंडर प्रिविलेज नहीं है पर चैरिटेबल ट्रीटमेंट चाहते हैं, तो उनको हम बताते हैं हमारे एसोसिएट डेंटिस्ट काम करेंगे, और उसमें हम क्या करते हैं, एसोसिएट डेंटिस्ट को बोल देते हैं कि जितना भी हम नॉर्मल चार्जेस लेते हैं प्रिविलेज डेंटिस्ट से, तो सॉरी पेशेंट से, उससे थोड़ा सा आप कम करके कर लीजिएगा अकॉर्डिंग टू द पेशेंट, जितने में वो राज़ी हो जाए। आपको काम सीखने को मिलेगा, उनका काम हो जाएगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। थोड़ा क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट घट जाएगा इन द सेंस कि हम मटेरियल थोड़ा सा अलग यूज़ कर लेंगे। गोली चलाने वाले पे भी बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं, सिर्फ गोली ही नहीं, ये भी याद रखिएगा। तो इसलिए काम अच्छे से करेंगे तो कंपोजिट मीडियम क्वालिटी का भी टिक जाता है, काम अच्छे से नहीं करेंगे तो अच्छा कंपोजिट भी बाहर आ जाएगा। तो इसलिए हम इस बात पर विश्वास रखते हैं और बोलते हैं ठीक है आप कर दीजिए, प्रोसीड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं। कैट कैम मत बनवाइएगा, क्राउन्स नॉर्मल लोकल लैब को दे दीजिएगा, प्रोसीड कीजिए, क्राउन प्रोफेशन कीजिए अच्छी। तो इसलिए उस तरीके से भी चलते हैं। तो अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट कि स्टार्टिंग में ही आपका पास साइकोलॉजिकली पता होना चाहिए आपको कि यही मेरे ट्रीटमेंट चार्जेस हैं। ये नहीं कि आप पेशेंट को देख के सोच रहे हैं फिर विचार रहे हैं कि इतना इतना होगा, इससे आपकी इमेज ख़राब होती है।
कल बाहर कोई भी, वैसे तो पेशेंट्स की इंटरेक्शंस नहीं होती हैं, पर इन केस पेशेंट आपसे कहीं से रेफर्ड आया है और उसने बोल रखा है कि इतने चार्जेस में होता है, इतने चार्जेस में होता है, वहाँ आप मना कर सकते हो। इसलिए ये कह सकते हैं कि भाई हर केस का अलग चार्ज होता है, हर रूट कैनाल का अलग होता है, हर दांत अलग होता है, और इतनी जस्टिफिकेशन ना देनी पड़े तो अच्छा है ना। तो जैसे मुझे पता है कि मेरे रूट कैनाल के चार्जेस समझ लीजिए, मान लेते हैं कि 4,500 रुपये, ठीक है। तो मैंने बोला कि सर 4,500 रुपये हैं, इसमें कैप इंक्लूडेड नहीं है। समझ लीजिए पेशेंट बोलता है कि अरे उनसे तो आपने 4 लिए थे, तो मेरे पास सिंपली आंसर होता है सर लिए होंगे, वो पुरानी बात होगी। उसके बाद अगर कोई ये बोलता है कि अच्छा सर उनसे तो आपने 4.5 लिए थे, आप 5 बता रहे हैं, तो उसको मैं इतना एक्सप्लेन कर चुका होता हूँ कि मेरे पास एक जस्टिफिकेशन होता है कि सर मैंने आपको बोला ना कि आपके केस में फर्स्ट डिस्चार्ज है, उस केस में दांत का बचना भी मुश्किल है और चार्ज भी ज़्यादा लगेंगे और टाइम भी ज़्यादा लगेगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया, उसमें मेहनत ज़्यादा लगेगी, सिंपल। उनका दांत अलग था, आपके मुँह भी सारे दांत अलग है, इससे ज़्यादा मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए चार्ज को फिक्स्ड रखिए माइंड में भी और रिटर्न में भी, ताकि बहुत ज़्यादा इधर उधर आपको ना होना पड़े। थैंक यू सो मच रितु मैम फॉर द कमेंट, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर द कमेंट्स, थैंक यू सो मच डॉक्टर अंकुर, डॉक्टर दास, बोलना ज़्यादा पसंद करता हूँ आपको मैं। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल फॉर ऑल द कमेंट्स, और बहुत बहुत शुक्रिया सब लोगों का ज्वाइन करने के लिए। और कोशिश यही हो रही है कि फ्राइडे को आऊँ, बट कई बार सैटरडे हो जाता है, क्योंकि फ्राइडे को मेरी सीनियर से ही मेरी मुलाकात होती है और हम केस वेस डिस्कशन करते हैं, तो कई बार टाइम लग जाता है, तो इस वजह से। और नेक्स्ट इतना अच्छा आप लोगों का प्यार इतना अच्छा मुझे मिला है, टू बी ऑनेस्ट, बस 2 मिनट लूँगा आपके, कि मैं ऑफलाइन लेक्चर्स करा रहा था और मुझे बुरा लग रहा था कि लोगों को मुझसे मिलने के लिए कोई पंजाब से डॉक्टर दास आए, या बेंगलोर से डॉक्टर सूर्य आए थे, या असम से काफ़ी बच्चे आए, और मुझे बुरा लग रहा था कि मैं ऑफलाइन करा रहा हूँ और बेचारे फ़्लाइट पकड़ के आते हैं, फिर होटल में भी रहते हैं, फिर मेरी भी फ़ीस देते हैं, और फिर वापस जाने के भी। तो इसलिए मैंने ऑनलाइन अप्रोच शुरू किया, ताकि जूम का एक मुझे बस पैसा देना पड़े और उससे ज़्यादा मुझे ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। और एक बहुत सिंपल चार्जेस 1000 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन पे मैं कर लेता हूँ। और इट्स अगर आप कोई भी चीज़ मनी सोच के शुरू करते हैं ना, तो कभी चीज़ें फॉलो नहीं होती, चाहे वो डेंटिस्ट्री हो, चाहे वो कॉमेडी हो, चाहे वो कुछ भी हो। तो ये मनी सोचने के बजाय मैंने ये सोचा कि कैसे आप लोगों के लिए ईजी रहेगा, और ऐसे ही आपको डेंटिस्ट्री में भी सोचना है। मनी तो आप कमा ही लेंगे, पहला पॉइंट ये रखिए माइंड में कि पेशेंट के लिए क्या बेस्ट होगा। मैं देखता हूँ लोग सोचते हैं अरे ज़िरकोनिया लगा दो, ज़िरकोनिया का ब्रिज लगा दो, चाहे उसके लिए बेस्ट हो या ना हो, इम्प्लांट लगा दो चाहे हड्डी गली हुई हो, नहीं, उनके लिए क्या बेस्ट होगा। इसी तरीके से ही ग्रोथ होती है। तो मैंने जो सोचा कि आपके लिए क्या बेस्ट होगा, वो यही लगा कि आप लोगों के लिए बेस्ट ये होगा कि मैं ऑनलाइन कराऊँ। और क्या वंडरफुल रिस्पांस, मेरे ख्याल से कोई स्टेट बची होगी इंडिया की, लास्ट टाइम तो शायद डॉक्टर कोई पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी ज्वाइन करने वाले थे हम। तो बहुत अच्छा सब कुछ अप्रोच जा रहा है। ऑफलाइन भी कराऊंगा, मैं बहुत जल्दी कराऊंगा, बट कोशिश करूंगा कि आसपास के लोगों को ही बुलाऊं। बोलूँगा तो सबको आने के लिए मैं, और आते भी आप लोग, वेरी हैप्पी। मध्य प्रदेश तक से लोग आए हैं, बट मुझे बुरा लगता है कि आप इतनी दूर आते हैं। तो ये ऑनलाइन प्रोग्राम ही अभी मैं चला रहा हूँ, और आप लोगों की दुआ से शायद 10th 11th 10th बैच अब है, क्योंकि ये वाला तो शायद 5th बैच है और उससे पहले भी हो चुके हैं, तो शायद 10th बैच है। और मेरे ख्याल से 100 से ऊपर डॉक्टर्स से मैं बात कर चुका हूँ इन प्रोग्राम्स के थ्रू, और वैसे तो हज़ारियों से। थैंक यू सो मच फॉर द लव। और इस बार हमने सोचा है शायद 6 अगस्त सैटरडे को रात को प्रोग्राम कराने की, और अभी से रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। और मैं कोशिश करता हूँ कि 10-15 से ज़्यादा लोग ना लूँ, तो वही लिमिटेड रजिस्ट्रेशन रहती हैं, पर लगातार कराता रहूँगा ताकि कोई भी मिस ना करे और सब लोगों से बात होती रहे। वहाँ डिटेल में बात हो पाती है, क्योंकि 8 बजे से 11 बजे तक आराम से 3-4 घंटे हम बात करते हैं, तो 1 घंटे में इतना कुछ हो जाता है। वहाँ तो स्पेसिफिक एक पर्सन की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर द लव ऑन दैट ऑनलाइन प्रैक्टिस इन्हेंसमेंट प्रोग्राम। क्योंकि मैं से देख रहा था सब लोग प्रैक्टिस मैनेजमेंट तो मैनेजमेंट तो कर लोगे आप, पर मैनेजमेंट से बढ़ोगे कैसे आगे मैनेज करके, तो इसलिए मैंने उसका नाम ऑनलाइन प्रैक्टिस एनहेंसमेंट प्रोग्राम रखा है। तो थैंक यू गाइज, इससे ज़्यादा नहीं लूँगा आपका समय, इसमें कुछ ऐसा सीखने वाला नहीं है। तो बहुत जल्दी मिलते हैं, वापस मिलते हैं। और थैंक यू सो मच डॉक्टर ऋषभ, थैंक यू सो मच डॉक्टर वादी वाल बुरहान, इफ़ आई एम नॉट pronouncing it wrong, and thank you so much everyone.
हैव ए वंडरफुल वीकेंड, लव यू ऑल, थैंक यू।